अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद विवाद हुए हैं। महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, कई बार, लेकिन उसे पार कराने के लिए आंकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वो सपना अधूरा रह गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को आए हुए करीबन 5-6 दिन हो चुके हैं और इन 5-6 दिनों में अगर आपने थोड़ा बहुत एनालिसिस वीडियोस देखा होगा या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो आपको मोटा माटी इसका जो मेन मुद्दा है वो पता चल चुका होगा कि इसके तहत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा इलेक्टेड बॉडीज के अंदर। अब इसी का अगर आपने थोड़ा और गहराई से एनालिसिस किया होगा तो आपने पाया होगा कि ये जो महिला आरक्षण दिया जा रहा है वो अगले चुनाव में लागू शायद ना हो, क्योंकि इसी के साथ साथ एक छोटा सा क्लॉज भी है जिसमें कहा गया है कि सेंसस और डीलिमिटेशन के बिना ये महिला आरक्षण, ये जो 33% सीटें रिजर्व करी जाएंगी वो नहीं हो सकती है। अब सेंसस कब होगा, डीलिमिटेशन कब होगा, उसकी बात हम इसी वीडियो में बाद में करेंगे, बट आइडिया यही है कि नारी शक्ति या विमेन एम्पावरमेंट की जो बात करी जा रही है उसको लिंक करा गया है डायरेक्टली हमारा महिला आरक्षण के साथ। तो यहाँ पे एक चीज जो हमारे लिए बहुत दिलचस्प हो जाती है जांचना, वो ये है कि क्या दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं जहाँ पे महिलाओं को पॉलिटिकल पोजीशन दी जाती है, क्या वो सिर्फ आरक्षण से आता है? क्या उनको इलेक्टेड बॉडीज के अंदर आरक्षण या रिजर्वेशन दिया जाता है? This is a blot on all legislators, including men, sir. Yes, yes. This is not a house where men come in ताकि किसी औरत की आंखों में झांका जाए। I will not be lectured about sexism and misogyny by this man. Yo aquí vengo a defender a las mujeres europeas de hombres como usted. Vous avez gagné peut-être ce matin la palme du misogyne beauf de cette assemblée. Vous êtes une merde. और इसी के साथ साथ जो मूल रूप से यहाँ पे बात हो रही है विमेन एम्पावरमेंट की, नारी शक्ति की, विमेन इक्वालिटी की, ये इसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी हमारे इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में? ये विमेन रिजर्वेशन की बात कहां से, आरक्षण की बात आई कहां से महिलाओं के लिए? और उसी के साथ साथ हमारे पास दो बहुत बड़ी केस स्टडीज हैं जिसके तहत हम इस विमेन रिजर्वेशन बिल को जांचेंगे। एक है केस स्टडी स्वीडन की, स्वीडन, और उसी के साथ साथ जो हमारी दूसरी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, चाहे आप डेनमार्क का एग्जाम्पल लो या फिनलैंड का एग्जाम्पल ले लो, ये सारी कंट्रीज में आप पाओगे कि करीबन 40% जो वहाँ पे चुनाव के थ्रू आने वाले इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो महिलाएं हैं, और वहाँ पे इलेक्टेड बॉडीज के अंदर कोई एक्सप्लिसिट आरक्षण या रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। तो फिर वहाँ पे ऐसा कैसे हो रहा है? और उसी के साथ साथ हमारा जो इतना बड़ा केस स्टडी है, हमारा पूरा पंचायती राज का जो केस स्टडी है, उसके तहत हम देखेंगे कि ये जो विमेन रिजर्वेशन को इतने दिनों से कुछ अड़चने मिली हैं, क्योंकि ये विमेन रिजर्वेशन की बात तो पहली बार अभी 2023 में नहीं हुई है। विमेन रिजर्वेशन की बात चली आ रही है 1971 से 1988 से। तो यहाँ वहाँ से लेकर अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं इस विमेन रिजर्वेशन बिल को, वो सारी की सारी चीज़ें हम एग्जामिन करेंगे हमारी पंचायती राज के रिजर्वेशन से, और ये देखेंगे कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो अभी भी एग्जिस्ट करेंगी और क्या हमको एक्चुअली में विमेन एम्पावरमेंट मिलेगा या नहीं। तो चलो चर्चा शुरू करते हैं। अब जब नारी आरक्षण की बात करी जाती है, जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आनी चाहिए वो ये है कि नारी आरक्षण, महिला आरक्षण, इस चीज की डिबेट शुरू हुई कहां से थी?
और इसको अगर आपने हिस्ट्री में ट्रेस किया होगा तो आपने पाया होगा आरक्षण या रिजर्वेशन बड़ा ही डीपली लिंक्ड है हमारे सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट से, जिसको पृथक निर्वाचिका भी कहा जाता था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाया गया था 1909 में इंडिया काउंसिल्स एक्ट के तहत, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। और ये लाया गया था हमारे ब्रिटिश शासकों द्वारा, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल करने का जो पैतरा था वो धीरे धीरे अपनाना प्रैक्टिकली शुरू किया था। जो 1909 का एक्ट था, उन्होंने उसमें पहली बार मुस्लिम इलेक्टोरेट्स को सेपरेट कर दिया था। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट या पृथक निर्वाचिका जो होती है, उसमें क्या किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि कुछ सीटें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व करी जाएंगी, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, इंडियन क्रिश्चियंस हो, विमेन हो, लेबर हो, उनके लिए करी जाएंगी। और इन सीटों पे जो वोट करेंगे वो इसी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग होंगे। तो यहां से मुद्दा आता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स 1909 में पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया था, वो इंट्रोड्यूस इसीलिए करा गया था क्योंकि उस टाइम पीरियड पे जो हमारा इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल था उसमें बहुत ज़्यादा यूनिटी थी। अगर आप धीरे धीरे सोचोगे यूनिटी कहाँ से आई थी हमारी स्वदेशी मूवमेंट से। और इस स्वदेशी मूवमेंट के चलते ये जो यूनिटी थी, इसको तोड़ने का काम किया था हमारे इसी 1909 एक्ट ने। अब इस 1909 एक्ट के बाद 1919 का एक्ट आया, और उसके बाद उस 1919 एक्ट में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, उसमें एक छोटा सा क्लॉज दिया गया था कि हम इसको दोबारा एग्जामिन कर लेंगे 10 साल बाद। 10 साल तो वो वेट कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल स्ट्रगल दैट वाज हैपनिंग। तो उन्होंने क्या किया, साइमन कमीशन बैठाया, और साइमन कमीशन का रिपोर्ट डिस्कस करा जाने वाला था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर। अब इसमें मैं इतिहास में ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इतिहास के लिए इतिहास का पूरा सीरीज पढ़ा है हमारा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, बिकॉज उसमें हम इन डिटेल ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इस चीज़ पे फोकस करो कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था और ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का सक्सेस देखा था हमारे इन ब्रिटिश शासकों ने, हमारे इस कॉलोनियल रूलर ने, तो उन्होंने ट्राई किया था कि ये जो हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था पहले मुस्लिम को, इसी चीज को हम बढ़ा के मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, डिप्रेस क्लासेस, इन सब में ले आएंगे। अब उस टाइम पीरियड में बात इसकी भी चली थी कि विमेन को भी अलग से इलेक्टोरेट दिया जाएगा। अब इस टाइम पीरियड में जो हमारे फीमेल फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने मिलके एक लेटर लिखा, एंड ये लेटर था रिप्रेजेंटेटिव हमारा ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का, द विमेंस इंडिया एसोसिएशन का, और हमारा जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है उसकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का। तो जो मेन हमारी फीमेल बॉडीज थी, उन सब ने मिलके एक लेटर लिखा, जिसको लिखा गया था बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू द्वारा। और उस लेटर के अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया था ब्रिटिशर्स को कि देखो, हम महिलाओं ने एक साथ लड़ाई की है, हमारे जितने भी पुरुष दोस्त हैं उनके साथ, उन फ्रीडम फाइटर्स के साथ, और ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि यहाँ पे जो यूनिवर्सल डिमांड मांगा जा रहा है ऑफ एब्सोल्यूट पॉलिटिकल इक्वालिटी, वो मिलनी चाहिए। हमको कोई अलग से रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई अलग से आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, हम इक्वली चले हैं, इक्वली चलेंगे। क्योंकि कल अगर इंडिया को फ्रीडम मिलता है तो उसमें हमारी पॉलिटिकल राइट्स को फ्रीडम मिलना बिल्कुल तय है। तो 1931, 1932 में ये जो डिस्कशंस की जा रही थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमको कोई रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। बट रिजर्वेशन की बात यहाँ से शुरू हुई थी पहली बार। अब रिजर्वेशन की बात जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आई, जब हमको इंडिपेंडेंस मिल गया और अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को बनाया जा रहा था, उस टाइम पीरियड पे भी ये चर्चा दोबारा उठाई गई, जिसमें बात करी गई कि क्या महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे हमारी फ्रीडम फाइटर रेणुका रे ने साफ साफ यही कह दिया, वही चीज़ दोहरा दी जो सरोजनी नायडू और बेगम शाहनवाज ने पहले दोहराई थी कि वी ऑलवेज हेल्ड दैट व्हेन द मैन हु हैव फॉट एंड स्ट्रगल फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम केम टू कंट्रीज फ्रीडम, उन्होंने साफ साफ दोहरा दिया कि वी ऑलवेज हेल्ड दैट व्हेन द मेन हु हैव फॉट एंड स्ट्रगल फॉर देयर कंट्रीज फ्रीडम केम टू पावर, द राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ वुमेन टू विल बी गारंटीड। मतलब उन्होंने बोल दिया कि हमको पता है कि अब हमको जब पूरी तरह हमको आज़ादी मिल चुकी है तो हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस चीज़ को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत सराहना की थी इस चीज़ की, और कहा था कि
मैं आशा करूंगा कि ये जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आप महिलाएं हमको अभी दिखा रहे हो, काश हमारा संविधान आपको फेल ना करे आगे जाके। बट आपको और मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि जो मांग करी गई थी, जो सोच रखी गई थी हमारे इन फ्रीडम फाइटर्स द्वारा कि इक्वालिटी मिलना, पॉलिटिकल इक्वालिटी मिलना तो तय था, ऐसा नहीं हुआ। जो रिप्रेजेंटेशन था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वहाँ से लेकर अगर मैं हमारी आखिरी लोकसभा चुनाव की बात करूँ तो मैं पाऊंगा कि हम बिलो 5% से पहुँचे करीबन 15% तक। और ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, जहाँ पे मेरा जो इलेक्टिंग पॉपुलेशन है उसमें से 48% से ज़्यादा वोट फीमेल डालती हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमको पता चल चुका था कि जो चीज़ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सोची थी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हमको मिली जाएगी, वो नहीं हुआ। अब उसके बाद यूएन ने इंडिया को कहा कि उस टाइम पीरियड पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो था उसको देखते हुए उन्होंने बोला कि आप हमें एक बार आपकी कंट्री में फीमेल रिप्रेजेंटेशन का क्या सिचुएशन है उसका एक स्टडी करके बताइए। तो उस स्टडी के लिए एक कमेटी बिठाई गई और उस कमेटी ने स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया का रिपोर्ट बनाया और उन्होंने उसमें कैटेगोरिकली कहा कि हम देख सकते हैं कि एक डिक्लाइनिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का इंडिया में। अब इसके चलते करीबन 16 साल बाद 1988 में राजीव गांधी एक कमेटी बिठाते हैं और इस कमेटी का काम था, ये जो 14 मेंबर की कमेटी थी जिसको यूनियन मिनिस्टर मार्गरेट एल्बा हेड कर रही थी, उनका काम ही था कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या चीज़ें करी जा सकती हैं उसको जांचना। तो इस कमेटी ने एक प्लान दिया जिसको कहा गया नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर विमेन इन 1988, जिसके अंदर 353 डिफरेंट रिकमेंडेशंस दिए गए थे, जिसमें से एक रिकमेंडेशन था टू प्रोवाइड रिजर्वेशन राइट फ्रॉम द लेवल ऑफ पंचायत टू दैट ऑफ द पार्लियामेंट। ये बात होती है 1988 में। अब 1988 के बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट आ जाता है 1993 के अंदर, जिसमें एटलीस्ट 1/3 सीट्स रिजर्व करी जाती हैं विमेन के लिए लोकल बॉडीज के अंदर। ये हमारे लिए बहुत बड़ा स्टेप था पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अंडर। बट इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन पार्लियामेंट के टाइमलाइन में नहीं होता है। अब ये 1993 के आने के बाद 1996 में देवेगौड़ा जी का जो गवर्नमेंट था, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट था, वो बिल लेके आती है 81st अमेंडमेंट बिल। और इस बिल के अंदर साफ साफ लिखा जाता है कि विमेन रिजर्वेशन लाया जाएगा। अब इस बिल को ना ही अप्रूवल मिल पाती है और उसके बाद अप्रूवल ना मिलने की वजह से जैसे ही ये लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, बिल भी डिसॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व के अंदर दोबारा विमेन रिजर्वेशन बिल को लाया जाता है। अब उस टाइम पीरियड पे भी जोरों शोरों से इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जाता है हमारे एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के थ्रू, जिस कम्युनिटी की मांग थी कि वो चाहते थे कि ओबीसी विमेन का रिजर्वेशन इस बिल के अंदर लाया जाए। ये सिर्फ विमेन रिजर्वेशन में एससी और एसटी को देखने से नहीं चलेगा, ओबीसी विमेन की भी बात करी जाएगी। और इस मुद्दे को एक मेन कंटेंशन मुद्दा बना दिया जाता है। कहा जाता है जितनी बार इस बिल को लाया गया उतनी बार ये जो पॉलिटिकल पार्टीज जो सपोर्ट में थी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए, उन्होंने इस बिल के ऊपर चर्चा ही नहीं होनी थी। इनफैक्ट जब लॉ मिनिस्टर थम्बिदुराई ने ये प्रेजेंट करना चाहा था 12th लोकसभा के सेशन में, उस टाइम पीरियड पे आरजेडी के एमपीओ ने आके वो बिल ही फाड़ दिया जिससे वो रिप्रेजेंटेशन ना हो। तो इसके तहत बाद में जब 1999, 2002, 2003 जब भी ये बिल इंट्रोड्यूस करा गया, इसको सपोर्ट इवन दो कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट पार्टीज द्वारा मिल रहा था, इसको कभी भी इतना वोट मिला ही नहीं कि ये एटलीस्ट डिस्कशन के टेबल पे लाया जाए टिल 2008। अब आप यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हो कि कहाँ हम 1971 में हमने बात करना शुरू किया था और हम आ रहे हैं अब 2008 में, जब मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट ने इस बिल को राज्यसभा में टेबल किया और राज्यसभा में टेबल करने के बाद इसको राज्यसभा में पारित भी कर दिया गया विद 186:1 के वोट पे। अब ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट था। इनफैक्ट ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट बन सकता था।
बट जब बात आई इसको लोकसभा में कंसिडरेशन में लाने के लिए, तब बिकॉज वो एक कोalition लेड गवर्नमेंट था, ये जो ऑपोजिशन था ओबीसी कैटेगरी के तहत, ये बिल कभी आ ही नहीं पाया और उसके बाद फाइनली हमारी जो 15th लोकसभा थी वो डिसॉल्व हो गई। तो आप ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो कि कोशिश जब करी जा रही थी, उस कोशिश के अंदर बार बार पॉलिटिकल कंसिडरेशंस आ जा रहे थे, और बिकॉज जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी थी उसके पास इतना वोट शेयर नहीं था, उनका इतना सीट शेयर नहीं था कि वो दोनों हाउसेस में इसको पारित करवा सके, इसीलिए ये कभी भी लिया नहीं गया और कभी भी पास नहीं हुआ। टिल फाइनली व्हेन वी कम टू 2014, जब बीजेपी ने अपने मैंडेट में इस चीज को डाला। अब 2014, 2019 और अब हम आए हैं 2023 में, जब फाइनली यूनानिमसली दोनों हाउसेस में इस बिल को पास कर दिया गया है। तो ये तो थी हमारी हिस्ट्री ऑफ द बिल। बट इस हिस्ट्री के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम पाते हैं कि इस बिल की जो दरकार थी ना, वो वही 1971 से चलती आ रही थी। क्योंकि अगर आप देखोगे आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं विमेन रिजर्वेशन की, विमेन एम्पावरमेंट की, अभी अभी G20 हुआ था जहां पे एक बहुत बड़ा मुद्दा ही था जेंडर इक्वालिटी का। उसमें हम पाते हैं कि इंडिया का जो रैंकिंग है ना, कि कितनी महिलाएं हैं हमारे नेशनल पार्लियामेंट के अंदर, इसको रैंकिंग ऑफ विमेन इन नेशनल पार्लियामेंट्स कहा जाता है। अगर आप इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो IPU का वेबसाइट है, अगर उसमें आप देखोगे तो ये हर महीने अपडेट किया जाता है। मैं उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हो। तो उस लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे इंडिया का रैंकिंग क्या है टोटल परसेंटेज के हिसाब से, तो आप पाओगे कि इंडिया रैंक्स एट 141 आउट ऑफ 185 कंट्रीज। 141। अब ये प्रॉब्लमैटिक बहुत तरीकों से है, क्योंकि अगर आप देखोगे हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल जिसका रैंक 53 है, जिसमें करीबन 33% अभी रिजर्वेशन है, 33% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। बांग्लादेश का रैंक है 109, पाकिस्तान का रैंक है 111। तो इसके तहत हम जान पाते हैं कि ये जो सिनेरियो है ना, जिसमें विमेन रिजर्वेशन करा गया है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। बिकॉज विमेन रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है पॉपुलेशन और वोटर टर्नआउट के हिसाब से। तो अब अगर मैं बात करूं इस बिल की, तो इस बिल के प्रोविजंस को देखते हैं, और उस बिल के प्रोविजंस को देखने के बाद हम एटलीस्ट ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस विमेन रिजर्वेशन का इंपैक्ट होगा क्या। क्योंकि देखो, दोनों खेमे में लोग हैं, जो लोग इसके फॉर हैं, जो लोग इसके अगेंस्ट हैं, राइट। और हम दोनों चीजों को जांचने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम बिल की बात करें, तो ये जो हमारा 120th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसमें कुछ चीजें बिल्कुल साफ साफ बता दी गई हैं। जैसे कि ये जो बिल है वो लागू होगा, या जो हमारा 33% रिजर्वेशन है वो लागू होने वाला है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा में, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स में यानी विधानसभाओं में, स्टेट्स की विधानसभाओं के अंदर। उसमें भी काफी साफ साफ बता दिया गया है कि जो ऑलरेडी सीट्स रिजर्व करी जाती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें से 1/3 रिजर्व करी जाएंगी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब विमेन के लिए, और फिर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उसमें से भी 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को, जिसमें ये जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का जो 33% है वो उसमें एडेड होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें रिजर्व करी हुई हैं, उसमें से 3 सीटें अब विमेन के लिए रिजर्व करी जाएंगी। और फिर अगर आपके हाउस ऑफ द पीपल में मान लीजिए 900 सीट्स हैं, तो उस 900 में से जो 300 सीटें रिजर्व करी जा रही हैं विमेन के लिए, उसमें से 297 जनरल की होंगी, और ये जो 3 सीट्स थी वो एडेड होंगी। सो इट विल बी 297 + 3 इंस्टेड ऑफ 303। सो आई होप ये तो क्लियर हो चुका है कि जो ये स्लैब डाला गया है 33% रिजर्वेशन का, वो इंक्लूड करता है SC ST विमेन के रिजर्वेशन को। तो इसीलिए अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो OBC विमेन का रिजर्वेशन की जो बात करी जाती है वो क्यों आती है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंक्लूड करा जाता है SC ST विमेन को। और इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल मुद्दा ही नहीं, एक सोशल मुद्दा भी है, जहां पे ये OBC विमेन की बात करी जा रही है। Within women parliamentarians,
Muslims and Dalits have been consistently underrepresented. From 1952 to 2004, only 8 Muslim women were elected to India's parliament, to the Lok Sabha, many of who served multiple terms. Now, another thing जो इस बिल में बड़ा ही क्लियरली बता दिया गया है, उसमें बताया गया है कि ये जो बिल है, this will come into effect after the exercise of delimitation, which will be undertaken with the relevant figures of the first census taken after the commencement of the 128th Amendment Act. इसका मतलब है कि ये जो बिल है ये तभी लागू होगा जो हमारा अब अगला आने वाला सेंसस है वो आएगा, उस सेंसस के अकॉर्डिंग डीलिमिटेशन करी जाएगी। मैं अगर आपको ब्रीफली समझा दूं डीलिमिटेशन क्या होता है। डीलिमिटेशन बेसिकली एक एक्सरसाइज करी जाती है जिसके तहत सीट्स को एलोकेट किया जाता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अगर आज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो लोकसभा के अंदर करीबन एक सीट 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो अब पॉपुलेशन के तहत जब सेंसस आएगा, जब नए पॉपुलेशन नंबर्स मिलेंगे, उस पॉपुलेशन नंबर्स के हिसाब से सीट्स को दोबारा रीलोकेट कर दिया जाएगा। और इस रीलोकेशन में जब रीलोकेशन होगा उसमें से 33% सीट्स तब महिला आरक्षण के लिए दी जाएंगी। अब यहाँ पे एक और ऑपोजिशन आता है और वो ऑपोजिशन है डीलिमिटेशन को लेके। India is the only country which has not conducted the decadal census. And if delimitation is going to be based on population census, it will deprive and reduce the representation of the South Indian states. It will become like a sword hanging on our heads. बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी फैमिली प्लानिंग को और अपनी सोशल प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखा है। बहुत अच्छे डिफरेंट फैमिली प्लानिंग नॉर्म्स के साथ, बहुत अच्छे सोशल प्लानिंग नॉर्म्स के साथ, हेल्थ रिक्वायरमेंट के साथ उन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल पे रखा है। यूजुअली ये जितनी भी स्टेट्स हैं ये सदर्न इंडिया को बिलोंग करती हैं। अब इनका मानना यह है कि अगर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज करी जाती है तो हम ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो जाएंगे, क्योंकि सेंसस के हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा पॉपुलेशन घटा होगा, उनका पॉपुलेशन बढ़ा होगा जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं। और अगर नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को ज़्यादा सीटें मिलती हैं और हमको कम सीटें मिलती हैं तो हमारे यहाँ से विमेन रिप्रेजेंटेशन भी कम होगा और वहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिकली ज़्यादा होगा। Because we do not want our representation to be reduced in any way, and just because you cannot give a reply saying we will not be underrepresented because the numbers will be the same and other states will get more representation. As it is, this has to continue so that we get equal say in what is being discussed. Now this is a question जिसको एग्जामिन किया जाएगा जब डीलिमिटेशन करा जाएगा, बट यू कैन ऑलरेडी सी प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही हैं। एंड देन अगेन ये सेंसस अब कब आएगा, क्या ये 2026 में आएगा या 27 में आएगा, उसके बाद डीलिमिटेशन कमीशन बैठाई जाएगी, फिर कमीशन की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद उसके ऊपर चर्चा होगी और उसके बाद हमारा ये जो 33% विमेन रिजर्वेशन है वो लागू होगा। तो इसको शायद लागू होते होते करीबन 2028-2029 हो जाएगा, विच बेसिकली टेल्स यू कि 2024 के इलेक्शन के बाद 2029 के रिजर्वेशन में इसके लागू होने के चांसेस पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंड करेंगे, राइट? तो ये तो हो गई बिल की बात, बट अब आखिरी जो बात आ जाती है वो है एनालिसिस की, जो मैक्सिमम टाइम पे मिस हो जाता है हमारे इन न्यूज़पेपर्स और इन आर्टिकल से, कि महिला आरक्षण से क्या सही में विमेन एम्पावरमेंट या नारी शक्ति बढ़ती है, विमेन एम्पावरमेंट बढ़ता है। अब इसके लिए बहुत सारी केस स्टडीज़ हैं हमारे पास, बहुत सारे डिफरेंट स्टडीज़ करी गई हैं, इसके प्रोज हैं, इसके कॉन्स हैं। तो उसमें से 2-3 चीज़ें एक बार एग्जामिन करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है हमारे दिमाग में कि क्या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बिना इस महिला आरक्षण के या बिना विमेन रिजर्वेशन के नहीं हो सकता है? और इसका सीधा जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर आप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन विमेन का देखोगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो आप पाओगे जैसे स्वीडन है, स्वीडन में अभी इलेक्टेड विमेन है 46%, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर कोई कोटा नहीं है। नॉर्वे है 46%, कोई कोटा नहीं है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इन सब में 30% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन है।
जो महिलाएं चुनाव जीत के अपनी सीट में खुद आ रही हैं। तो अगर यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं है पार्लियामेंट में, तो ये ऐसा हो क्यों रहा है? और यहाँ पे एक सीधा साधा जो आंसर मुझे मिलता है एनालिसिस के बाद, हम बातें हैं कि वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कोटा रखा जाता है। मतलब इसका कहने का एक डायरेक्ट एग्जांपल यही होगा कि इंस्टेड ये जो 33% रिजर्वेशन लोकसभा की सीट्स में दी जा रही है, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स में दी जाए, जैसे बीजेपी की सीट्स में या कांग्रेस की सीट्स में, उन सीट्स में रखी जाए। एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा ऑप्शन होता है डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, कि अगर आप डायरेक्ट महिला आरक्षण नहीं देना चाहते हो, विमेन रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हो, तो आप डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना लो। डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब यही है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेल फिगर खड़ा होगा और एक फीमेल फिगर खड़ा होगा, वो दोनों एक साथ काम करेंगे, और तब उसके बाद उसी चुनाव के लिए जब उन दोनों को खड़ा किया जाएगा, जो जीतेगा वो जीत जाएगा, या फिर रिप्रेजेंटेशन दोनों का हो जाएगा, और अच्छा है। इनफैक्ट मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग अवेयर हो, बट जब हमारा डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952 आया था, उसमें सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोविजन था डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। उस टाइम पीरियड में SC ST के लिए एक डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती थी, जहां पे एक नॉन रिजर्व कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रिजर्व कैंडिडेट होता था और नॉन रिजर्व कैंडिडेट होता था, जिसको बाद में 1961 एक्ट से अबॉलिश कर दिया गया और प्रॉपर रिजर्वेशंस का इस्तेमाल किया गया। बट इन सारी चीजों में ना एक चीज जो हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, वो है कि रिजर्वेशन का एक प्रॉब्लमैटिक साइड है। इस प्रॉब्लमैटिक साइड को पहली बार देखा था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। Then what were his real intentions with regard to the scheduled castes in the structure? Well, he only wanted, you see, there are two things about the scheduled caste. We want untouchability to be abolished, you see, but we also want, you see, that we must be given equal opportunities, you see, so that we may rise to the level of the other classes. Mere washing off of untouchability is of no consequence. We have been carrying on with untouchability for the last 2000 years. Nobody has bothered about it, you see, nobody has bothered about it. Yes, there are some disabilities which are very harmful. For instance, people can't take water, and people can't have land, you see, to cultivate and earn their livelihood. But the other things which are far more important, you see, namely that they should have the same status, you see, in the country, and that they should have the opportunity to hold high offices, so that not only their dignity will rise, but also they will get what I call strategic positions from which they could protect their own people. Mr. Gandhi was totally opposed. जब महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर का क्लैश हुआ था, जब बात करी जा रही थी कम्युनल अवार्ड की, जब बात करी जा रही थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की, उस टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने कहा था हम डिप्रेस क्लासेस को अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, और महात्मा गांधी ने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि डिप्रेस क्लासेस को अलग से ऐसे सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, फिर तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे सोसाइटी से अलग थलग रह जाएंगे, उनका कभी भी एसिमिलेशन नहीं होगा, कभी भी मिलजुल के रह नहीं पाएंगे। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का बड़ा ही प्रैक्टिकल आइडिया था वहां पे। उन्होंने बोला था कि देखो, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट आप नहीं रखोगे और अगर आप जॉइंट इलेक्टोरेट आप एक सिंगल इलेक्टोरेट रखोगे और आप बोलोगे कि आप रिजर्वेशन दे रहे हो SC ST कम्युनिटी के लोगों को, तो क्या होगा, आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करेंगी, उन्हीं SC ST कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगी जो उनके पार्टी लाइन पे चलने के लिए राजी हैं, और उनको सिलेक्ट नहीं करेंगी जिनका मेरिट है, जो योग्य है उस सीट पे बैठने के। और ये योग्यता वाली बात, ये मेरिट वाली बात कही गई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा। और उस टाइम पीरियड में उन्होंने बड़े ही साफ साफ कह दिया था कि देखो गांधी जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं और मैं नहीं चाहता एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल और क्रैश हो जाए, तो मैं मान लेता हूं, बट इसके थ्रू जो आप चाह रहे हो ना वो नहीं हो पाएगा। और वही क्वेश्चन आ जाता है महिला आरक्षण पे, कि अगर महिला आरक्षण किया जा रहा है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि महिलाओं को एज अ पपेट फिगर खड़ा कर दिया गया और बाद में पार्टी लाइंस ने उसी चीज को, उन्हीं महिलाओं को खड़ा किया जो उस पार्टी लाइन के हिसाब से चलने के लिए राजी हो। अब इसके ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट केस था, जो केस स्टडी था, वो है हमारा पंचायती राज का केस स्टडी।
अगर आप पंचायती राज को देखोगे, आपको पता है कि 33% रिजर्वेशन के साथ हमारा 73rd 74th अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जहां पे कहा गया था लोकल बॉडीज के अंदर बोथ इलेक्टेड लोकल जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और जो चेयरमैन का पोजीशन होगा, इन सब में 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। बट क्या आप लोगों को पता है 2006 में बात करी गई थी 50% रिजर्वेशन लाने की। फिर 2009 में कॉन्स्टिट्यूशन 110th अमेंडमेंट बिल लाया गया था, जिससे ये 33% को 50% कर दिया जाए पंचायती राज में। ये बिल पास तो नहीं हुआ, बट उस टाइम पीरियड में बिहार ने 2006 से ही लागू कर दिया था 50% रिजर्वेशन करना। और आज की डेट में 9 स्टेट्स और यूटीज को छोड़ के हर स्टेट के अंदर 50% रिजर्वेशन सीट्स हैं विमेन के लिए पंचायती राज लेवल में। 50%, 33% नहीं, 50%। वो जो 9 स्टेट्स हैं वो हैं 9 स्टेट्स और यूटीज में हमारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, मणिपुर और यूपी आता है, जिसमें अभी भी 33% सीट्स हैं। बाकी जितनी भी स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें 50% रिजर्वेशन दी गई है। अब यहां पे क्या प्रॉक्सी हुई है? क्या महिलाओं ने काम नहीं किया है? मैं आपको सिंपल डेटा देता हूं। अभी इस टाइम पीरियड पे मोर देन 44% सीट्स जो है लोकल बॉडीज में आर ऑक्यूपाइड बाय विमेन। 44% से भी ज्यादा। ये जो रिप्रेजेंटेशन नंबर है ना, ये हमारी डेवलप्ड इकोनॉमीज को पीछे छोड़ चुका है। चाहे आप फ्रांस देखो, यूके देखो, जर्मनी देखो, चाइना देखो, इन सब से बहुत आगे निकल चुका है लोकल रिप्रेजेंटेशन बॉडीज के हिसाब से। अभी करीबन 32 लाख हमारे यहाँ पे इलेक्टेड लोग हैं हमारे पूरे पंचायती राज लेवल में, जिसमें से 14.5 लाख विमेन है। और उसमें भी 86,000 प्रॉपर लोकल बॉडीज को हेड करती हैं चेयरमैनशिप के साथ। अब इसके ऊपर जब बहुत सारे स्टडीज करे गए, केस स्टडीज करे गए, इस मिथ को हटाने के लिए कि जो लड़कियां हैं वहां पे तो प्रधान के हिसाब से खड़ी हो जाती हैं, बट उन्हीं के पीछे उनके प्रधान पति होते हैं जो ये सारा का सारा काम करवाते हैं। सबसे पहला जो केस जो स्टडी किया गया था इंडियन पॉलिसी फोरम द्वारा, उन्होंने देखा था 2010 की स्टडी में कि विलेजेस विद फीमेल लीडर्स एक्सपीरियंस्ड एन इंक्रीज्ड फीमेल पार्टिसिपेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू फीमेल पॉलिसी कंसर्न्स। उसी के साथ साथ उन्होंने पाया कि जहाँ जहाँ पे जिन जिन काउंसिल में रिजर्व फीमेल लीडर्स थी, उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सैनिटेशन, रोड, स्कूल रिपेयर, हेल्थ केयर सेंटर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा काम करवाया। उसी तरह 2012 में एक पेपर पब्लिश करा गया था इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर द्वारा, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जॉइंट एक रिसर्च था, जिसमें उन्होंने देखा था कि हेल्थ आउटकम्स पंचायती राज के लेवल पे बिहार और झारखंड में बहुत बेटर है जहाँ पे फीमेल्स इलेक्टेड हैं। उसी के साथ साथ हायर प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ, सेफ डिलीवरी, बर्थ इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो उन जगहों पे ज़्यादा है जहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जहाँ पे फीमेल लीडर्स हैं। और इन सारी चीज़ों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ता है पता है? जब गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ने स्टडी करा था, उन्होंने पाया था कि 86% महिलाएं जिनको सर्वे कराया गया, उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन इसीलिए कंटेस्ट करते हैं क्योंकि हमारे लिए सीट्स रिजर्व्ड हैं। 86%। तो इन सारी चीज़ों से एटलीस्ट इतना तो पता चल रहा है कि विमेन रिजर्वेशन, विमेन आरक्षण की वजह से लोग आगे आ रहे हैं और वो अपना फीमेल रिप्रेजेंटेशन मांग रहे हैं। उसी के साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे इलीगल लिकर का काम होता था, जहाँ पे शराब बहुत ज़्यादा बेची जाती थी, वो कम हो रहा है। फीमेल सैनिटेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ रही हैं जहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन हो रहा है। और आखिरी में इस सारी चीज़ों का जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो है रोल मॉडल्स का। देखो, जब फीमेल लीडर को आप देखते हो ना टीवी पे या फिर किसी शो में, किसी सीरीज़ में, वो अपने आप में आपको एक बिलीफ पैदा करता है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बनी है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बनी है जो बहुत बड़े घर से आते हैं, ये बनी है आप और हम जैसे लोगों के लिए। एंड दैट इज़ वेयर दिस वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली वर्क्स। अब इसी के साथ साथ एक प्रैक्टिकल चीज़ जो आती है वो मुझे मिल जाती है हमारा जो स्वीडन का केस स्टडी है उसमें। स्वीडन के केस स्टडी में हम देखते हैं कि
आरक्षण है नहीं, बट 46% पार्टिसिपेशन है, रिप्रेजेंटेशन है विमेन का वहाँ पे। तो वो कैसे होता है? तो मैं आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ कि स्वीडन में कुछ स्टेप्स लिए गए थे। सबसे पहला था उनका इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। उन्होंने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज में किस टाइप का बिहेवियर किया जाता है, कैसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, किस तरह मेंटोरशिप करी जाती है, और उन्होंने उसी जगह से स्टार्ट करना शुरू किया। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज में रिजर्वेशन करना शुरू किया महिलाओं के लिए। उसी के साथ साथ उन्होंने देखा कि विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसा है, और उन्होंने एक डायरेक्ट कोरिलेशन पाया कि जहां पे विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, जहां पे विमेन एजुकेशन लेवल ज़्यादा है, वहां पे विमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। तो आप देख सकते हो किस तरह ये एजुकेशन और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से भी रिलेटेड है, और ये एक वर्चुअस साइकिल है। जहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में, वहाँ पे बेटर लॉज आएंगे, बेटर लेबर लॉज आएंगे, जैसे मैटरनिटी लीव हो गया, जैसे क्रैच फैसिलिटीज़ हो गया, डे केयर फैसिलिटीज़ हो गया, उसके लिए ज़्यादा लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। ज़्यादा लेबर पार्टिसिपेशन बढ़ेगी तो फैमिली प्लानिंग अच्छी होगी, फीमेल एजुकेशन बढ़ेगा, और उसके थ्रू फीमेल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। एंड देन आखिरी में जो बात आती है रिलीजियोसिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी की। अब हम अभी भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि भारत एक पितृ सत्ता के अनुसार चलने वाला देश है। पेट्रियार्की अभी भी बहुत ज़्यादा हमारे भारत के, स्पेशली हमारे विलेज एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो वहाँ पे अभी भी विमेन लीडर्स को देखने के लिए टाइम लगता है, एक नज़रिया लगता है। तो इन सारी चीज़ों को चेंज करने का एक ही तरीका है, वो है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना, राइट। एंड इसीलिए फाइनली जो चीज़ यहाँ पे आती है वो है पॉलिटिकल पार्टीज का विल क्या है विमेन को प्रमोट करने का। And this bill is called Nari Shakti Vandan Bill. Stop saluting us. We do not want to be saluted. We do not want to be put on pedestals. We do not want to be worshipped. We do not want to be called mother. We don't want to be your sisters, your wives. We want to be respected as equals. Let us get down from the pedestal and walk as equals. We have a right to this country as much as right you have. This country belongs to us. This parliament belongs to us, and we have a right to be here. क्योंकि देखो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज का विल होता तो इस टाइम पीरियड पे जहाँ पे पंचायती राज और लोकल लेवल्स पे 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन है, 50% से भी ज़्यादा महिलाएं हैं, उसका एक डायरेक्ट ट्रांसलेशन पार्लियामेंट की तरफ आता, बट वो नहीं आया। विधानसभा की तरफ आता, बट वो नहीं आया। तो अब होप यही है कि अब ये जो कोटा सिस्टम लाया गया है, अब ये जो रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया है, इसके तहत वो एम्पावरमेंट मैंडेटरी बन जाएगा। इसके तहत ये एम्पावरमेंट एक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट बन जाएगा, जिसके थ्रू शायद बाय 2047 ये जो हमने डेवलप्ड इंडिया की बात करी है, एक डेवलप्ड नेशन की बात करी है, शायद बाय 2047 हम पाएंगे कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी डेवलप्ड कंट्रीज जितना हो चुका है। So that was our चर्चा on the women reservation bill। अब इसमें जितनी भी हमने बात करी है, इन सारी चीज़ों का जो डिटेल्ड नोट्स हैं, जितने भी सोर्सेज हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में होगा इस वीडियो का। उसी के साथ साथ ये जो सीरीज़ है जिसमें हम चर्चा करते हैं हमारे करंट अफेयर्स के बारे में, चर्चा करते हैं जो बिल्स आती हैं उसके बारे में, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो। हमारे इस चैनल के अंदर हम इतिहास के बारे में भी डिस्कशंस करते हैं, बहुत सारी ऐसी डिटेल डिस्कशंस हमारी चलती रहेंगी। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स डोंट फॉरगेट टू पुट कमेंट डाउन बिलो, I'll be there, I'll answer you and we'll address it in the next class. So again, thank you so much for watching. My name is Arnab Pati. You're watching Arnab Teachers and I'll see you in the next video. Bye-bye.